A body of mass 2 kg is placed on a smooth horizontal surface. Two forces 20 न्यूटन एंड, ठीक है यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो अपनी तरफ से कुछ ले लेते हैं हम इसको, ठीक है। मान लिया इसको हम क्या लेते हैं 30 न्यूटन, ठीक है, 30 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन डायरेक्शंस मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। आपको दिखा हुआ है, दिखाया गया है इसमें। F1 जो फोर्स है ये 20 न्यूटन का है और ये जो F2 फोर्स है ये आपका 30 न्यूटन का है और ये 60 के एंगल पे लग रहा है, ये 30 के एंगल पे लग रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहे हैं कितना होगा, तो हम इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स निकालेंगे कितने होंगे, और अगर वो वर्टिकल कंपोनेंट्स mg से ज़्यादा ही हो गए, मालूम पड़ा mg से ज़्यादा, mg 20 न्यूटन का फोर्स है, mg से ज़्यादा हो गए तो ये ब्लॉक हवा में आ जाएगा और ये हवा में आ जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इनके कंपोनेंट्स निकालते हैं। तो इसका जो कंपोनेंट होगा 30 वाले का इधर, तो ये हो जाएगा 30 साइन 60, साइन 60 होता है √3/2, और इस 20 वाले का हो जाएगा 20 साइन 30, साइन 30 होता है हाफ। तो 10 न्यूटन तो यही बन गया आपका, और 15 न्यूटन से ज़्यादा ये है, तो इन दोनों का सम डेफिनेटली 25 न्यूटन हो या उससे भी और ज़्यादा हो जाएगा, और ये सिर्फ 20 न्यूटन है तो ये हवा में आ जाएगा, और अगर ग्राउंड छोड़ देगा, सरफेस छोड़ देगा, तो सरफेस से लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। सो द आंसर विल बी डी पार्ट। थ्री कंकरेंट कोप्लेनर फोर्सेज हैं, एक ही प्लेन में हैं और एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, ठीक है। एक 1 न्यूटन है, एक 2 न्यूटन है और एक क्या है 3 न्यूटन। डिफरेंट डायरेक्शंस में लग रहे हैं, ठीक है, एक्टिंग अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस, एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक ही प्लेन में है, कुछ इस तरह से होगा। जैसे मान लीजिए एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स आपका कहीं इधर लग रहा है, एक फोर्स कहीं आपका इधर लग रहा है, इस तरह की सिचुएशन है, ठीक। तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि 4 ऑप्शन दिए, एक एक करके समझते हैं। कैन कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम, क्या बॉडी इक्विलिब्रियम हो सकती है इफ 2 and 3 न्यूटन आर एट राइट एंगल? बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर 2 और 3 आपस में राइट एंगल पे हैं तो उनका रिजल्टेंट कुछ बनेगा और वो वन बैलेंस नहीं कर पाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम में तब होगा जब नेट फोर्स जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो तब होगा जब किन्हीं भी दो का रिजल्टेंट तीसरे के बराबर होगा, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक। तो 2 और 3 अगर राइट एंगल पे लगेंगे तो वो इक्विलिब्रियम में सेट नहीं होगा, ठीक। बी, तो ये पार्ट आंसर नहीं बनेगा। बी पार्ट में कह रहे हैं कैन कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम इफ 1 and 2 न्यूटन एक्ट एट राइट एंगल। तो जरा देखते हैं, अगर मान लीजिए ये 1 न्यूटन है, ये 2 न्यूटन, ये राइट एंगल पे लग रहे हैं, तो क्या इनका जो रिजल्टेंट होगा क्या वो 3 के इक्वल एंड अपोजिट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इनका रिजल्टेंट बनेगा √5, और √5 3 से कम होता है तो कैंसिल आउट होकर जीरो नहीं हो पाएंगे, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं बन पाएगी। तो बी पार्ट भी आपका गलत है, ठीक है। कैन नॉट कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम, अब इस पर जरा समझना। अगर आपके पास 3 फोर्स हैं, एक 1 है, एक 2 है और एक 3 है, तो ये जो इक्विलिब्रियम में बन सकते हैं, इनमें एक ही सिचुएशन में इसमें इक्विलिब्रियम में बन सकते हैं जिसमें 1 न्यूटन और 2 न्यूटन ये सेम डायरेक्शन में लगे, ताकि इन 1 न्यूटन और 2 न्यूटन का जो रिजल्टेंट है वो 3 न्यूटन हो जाए, और ये वाला जो आपके पास जो 30 न्यूटन का फोर्स है वो इसके अपोजिट लगा दो। तो ये एक सिचुएशन बनेगी जिसमें नेट फोर्स जीरो होगा, 1 और 2 सेम डायरेक्शन में लगेंगे तो उनका रिजल्टेंट 3 बनेगा, और वो रिजल्टेंट 3 इस 3 से के इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाएगा। तो ये वो केस है जिस केस में रिजल्टेंट क्या बनेगा, आपका जीरो बनेगा। अब वो कह रहे हैं कि कोई भी दो फोर्स सेम डायरेक्शन में नहीं है, एक्टिंग अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस, क्वेश्चन में मेंशन किया एक्टिंग अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस। तो 1 और 2 अगर सेम डायरेक्शन में नहीं है तो ये सेटअप नहीं बन पाएगा, ये सेटअप नहीं बन पाएगा, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। तो इसका आंसर बनेगा सी पार्ट, कैन नॉट कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम, ठीक। डी पार्ट भी आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें कह रहे हैं 1 और 3 न्यूटन एक्यूट एंगल पे लगे हैं, तो उनका रिजल्टेंट जो है वो 3 से भी ज़्यादा हो जाएगा, और फिर वो 2 कहाँ उसको बैलेंस कर पाएगा। In a figure shown, P is a plate on which a wedge B is placed and on B a block A of mass M is placed. P तो एक प्लेट है जिस पे एक वेज रखा है B, और उस पर एक ब्लॉक रखा है M मास का ब्लॉक है जिसका नाम है A, ठीक। द प्लेट इज सडनली रिमूव, प्लेट आपने अचानक से हटा दी, तो ये पूरा सिस्टम अंडर ग्रेविटी गिरेगा, और जब अंडर ग्रेविटी गिरेगा और एयर का कोई फ्रिक्शन वगैरह आपको निगलेक्ट, एयर का कोई इफेक्ट आपको कंसिडर नहीं करना है, और दोनों का एसलेशन अगर सेम होगा तो इनके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो जीरो हो जाएगा। ये जो ए है ये एकदम से हवा में आ जाएगा, और इसका बी पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, या बी का ए पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, या ए और बी के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
तो आंसर क्या बनेगा इसका? सी पार्ट। ये आप ऐसे भी समझ सकते हो सिंपल, जैसे एक ब्लॉक था, उसके ऊपर एक और ब्लॉक है, उसके ऊपर एक और ब्लॉक है, और इस पूरे सिस्टम को अंडर ग्रेविटी गिरा दिया जा रहा है, तो हर किसी का एक्सेलरेशन जी होगा, तो हर हर दो के बीच में जो जो कांटेक्ट फोर्स होगा नॉर्मल रिएक्शन, वो क्या हो जाएगा? जीरो। ये तीनों के तीनों आपस में हवा में आ जाएंगे, मतलब आपस में इनमें किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेज मे बी इन इक्विलिब्रियम? तीन फोर्स दिए हैं, कॉन्करेंट हैं, एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, कह रहे हैं इन तीन में से इन इसमें से कौन से सेट का नेट फोर्स जीरो हो जाएगा? तो नेट फोर्स जीरो होने के लिए मतलब वो एक ट्रायंगल बनानी चाहिए, और ट्रायंगल की एक खास प्रॉपर्टी है कि किन्हीं भी दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी वाली साइड के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इसी में भी किन्हीं भी दो फोर्सेस का सम तीसरे वाले फोर्स के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए, तभी ऐसा हो पाएगा। तो क्या पहला हो सकता है 3, 5 और 9 ये पेयर हो सकता है नेट फोर्स जीरो? नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3 और 5 का सम जो है वो 9 से बड़ा या बराबर नहीं हो पाएगा, तो पहला आंसर नहीं बनेगा। दूसरा 3, 5 और 1, 3, 5 और 1, तो इसमें भी नहीं बन पाया, क्योंकि जब आप 1 और 3 को जोड़ोगे तब इनका जो सम होगा वो 5 से बड़ा या बराबर नहीं हो पाया, किन्हीं भी दो का सम। ठीक है, किन्हीं भी दो का सम तीसरे से बड़ा या बराबर होना चाहिए, तो ये भी नहीं बन पाया। तीसरा 3, 5 और 15, ये वैसे भी नहीं बनेगा, क्योंकि इन दोनों का सम इससे बड़ा कहाँ हो पाएगा? 9 से बड़ा नहीं हो पाया, तो 15 से बड़ा कहाँ हो पाएगा? ये भी नहीं बनेगा। चौथा 3, 5 और 6, अब इसको गौर से देखो आप, इनमें से आप किन्हीं भी दो को पकड़ के ऐड कर लो, उसका सम तीसरे से हमेशा बड़ा या बराबर ही होगा। आपने इन दोनों को ऐड किया तो 8 6 से बड़ा है, इन दोनों को ऐड किया तो 11 3 से बड़ा है, इन दोनों को ऐड किया 9 5 से बड़ा है। इसका मतलब ये तीन फोर्सेज ऐसे हैं जिनका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। अगर इनको तरीके से लगाया जाए एक ही प्लेन में, तो इनका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। A uniform sphere of weight W and radius 3 मीटर is being held by a string of length 2 मीटर। ढंग से समझना, रेडियस तो है 3 मीटर और ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ दी है 2 मीटर। इस स्ट्रिंग को यहाँ सरफेस से बांधा गया होगा इस तरह से। वेट कितना है? W। अगर मैं आपसे ये लेंथ पूछूंगा तो ये भी रेडियस के बराबर होगी, तो ये कितनी होगी? 3। तो ये पूरी है 5, ये है 3, तो ये अगर पूछी जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी? 4। ठीक, अब आपसे टेंशन पूछ रहे हैं, टेंशन कितना होगा? ठीक, तो सिंपल है, अगर मैं कहूँ कि ये वाला एंगल थीटा है, तो यहाँ से ये जो वर्टिकल एंगल होगा ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा आपका? थीटा। और टी का जो इधर कंपोनेंट होगा टी कॉस थीटा, ये डब्ल्यू को बैलेंस करेगा। इक्वेशन ये आएगी टी कॉस थीटा वो किसको बैलेंस कर रहा होगा? डब्ल्यू को। ठीक, और ये जो इधर वाला कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा, ये सरफेस से लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा। तो अगर वो इक्वेशन बनानी चाहें तो वो भी बना सकते हैं कि टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा होगा? तो वो नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रहा होगा। हमसे तो सिर्फ टेंशन पूछा गया है, तो टी कॉस थीटा कितना आने वाला? ये वाला एंगल हमने थीटा माना था, ये वाला एंगल थीटा, तो कॉस थीटा बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस बनेगा 4 और हाइपोटेन्यूज बनेगा 5 इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो टेंशन कितना आने वाला है? तो वो आएगा 5W अपॉन 4। ए पार्ट। इस क्वेश्चन में नॉर्मल रिएक्शन भी पूछा जा सकता है, तो टेंशन आपने फाइंड कर लिया 5W अपॉन 4, और साइन थीटा जो होगा वो 3/5 होगा इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन जो आएगा वो 3W अपॉन 4 आएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। ये नॉर्मल रिएक्शन है।